सबों को जोहार। मैं मुकेश बिरुआ। झारखंड के हालचाल पर आज बात करते हैं। इसे राजनीतिक रूप से ही समझने का हम प्रयास करेंगे। पिछले कुछ महीनों से जो घटनाक्रम चल रहा है उसके मार्फत झारखंड की राजनीति में जो प्रयोग की कोशिश हो रही है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये समझना है कि बीजेपी हमेशा वन नेशन वन इलेक्शन का नारा लगाती है, लेकिन 4 राज्यों में चुनाव की बात आती है तो वह भी एक साथ नहीं करा सकती है। हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव एक साथ होगा, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव का ऐलान नहीं किया गया। इससे यह साबित होता है कि भाजपा का वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ नारा मात्र है। झारखंड का इलेक्शन को समय देने के पीछे भाजपा की ऑपरेशन लोटस को सफल बनाने का प्रयास करने की है। झारखंड में ऑपरेशन लोटस का प्रयास बीच बीच में हमेशा होता रहा है। इससे पहले कांग्रेस के मार्फत प्रयास हुआ था, लेकिन समय रहते हेमंत सोरेन ने उस ऑपरेशन को विफल किया था। भाजपा का ऑपरेशन लोटस का एक पैटर्न है। यह अक्सर किसी भी विरोधी पार्टी के सरकार के दूसरे नंबर के नेता को अपने टारगेट में लेती है। महाराष्ट्र में शिंदे भी ठाकरे के बाद दूसरे नंबर के नेता थे और ऑपरेशन लोटस के तहत सत्ता परिवर्तन वहां कर दिया गया। झारखंड की राजनीति में भी शिबू सोरेन के परिवार के बाद दूसरे नंबर के नेता के रूप में चंपई सोरेन जी ही हैं। यही भाजपा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के दायरे में चंपई सोरेन को लाने के पीछे की सच्चाई है। जो पत्र उन्होंने जारी किया है उस हिसाब से वे आगे अपना राजनीतिक कैरियर झामुमो के साथ जारी नहीं रखेंगे। यहाँ ऑपरेशन लोटस से सत्ता परिवर्तन होता है या नहीं वह अलग बात है, लेकिन झारखंड में आदिवासी जनसंख्या के बीच भाजपा 2 अयम दर्जे की पार्टी है, तो आदिवासी इलाकों में मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के बीच तोड़फोड़ से ही जो कुछ भी संभावना है वह हासिल की जा सकती है। अन्यथा भाजपा का हश्र आदिवासी इलाकों में तो बहुत ही बुरा होने वाला है। झारखंड में आदिवासियों का सेंटिमेंट को समझने में अक्सर नेता लोग भूल कर जाते हैं। विभिन्न चैनलों और समाचार पत्रों में अक्सर यही डिबेट होता है कि हेमंत सोरेन झारखंड में आदिवासियों के नेता हैं। मैं आज एक पते की बात बता दे रहा हूँ, वह यह कि हेमंत सोरेन सही में सोचा जाए या देखा जाए तो आदिवासियों के नेता तो नहीं हैं, बल्कि भाजपा जैसे क्रॉनिक कैपिटलिस्ट लोगों को सपोर्ट करने वाली पार्टी या पूंजीपतियों के लिए आदिवासियों के जल जंगल और ज़मीन को गिरवी रखने वाली पार्टी से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आदिवासियों ने एक मोहरा के रूप में हेमंत सोरेन को देखा है। बीजेपी से झारखंड को दूर रखने के लिए आदिवासियों का ये प्रयोग चल रहा है। तो ये हुई वह बात जिस पर किसी पार्टी का हक या अधिकार नहीं है। 2-4% आदिवासी भले हंडिया दारू से प्रभावित हो जाएं, लेकिन बहुमत में आदिवासी समाज भाजपा के राजनीतिक एजेंडा से नाखुश है। ना ही भाजपा आदिवासियों के लिए सरना कोड दे सकती है, ना ही 77% आरक्षण को लागू कर सकती है, और ना ही 1932 के खतियान को ही स्थानीय नीति के रूप में स्वीकार कर सकती है। ऐसे में आदिवासी समाज अपने हक और अधिकार को बचाए रखने की लड़ाई में भाजपा को सत्ता से दूर रखना चाहती है, और इस प्रयास में झामुमो को फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन यह फ़ायदा हमेशा के लिए होगी ऐसी बात भी नहीं है। अब यदि चंपई सोरेन प्रकरण से राजनीति को देखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि झारखंड का मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने इमेज को सोशल मीडिया और मीडिया में बनाने के लिए कुछ चिंटू पिंटुओं को उन्होंने रखा। वे चिंटू पिंटू वास्तव में सुपर सीएम की तरह व्यवहार करने लगे। खुद झामुमो के विधायकों की वहाँ नहीं चलने लगी थी। इसीलिए हेमंत सोरेन के बाहर आते ही सत्ता के उस प्रयोग को ख़त्म करने के लिए हेमंत सोरेन को जिम्मेदारी दोबारा सौंपी गई। चंपई सोरेन के चिंटू पिंटू ही उनके भाजपा की ओर नज़दीकियों के लिए भी जिम्मेदार हैं। भाजपा के ऑपरेशन लोटस में एक चीज़ कॉमन दिखेगी। महाराष्ट्र में जब ऑपरेशन लोटस हुआ तो उस समय भी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा उस ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे थे। इस समय झारखंड में भी जो प्रयास हो रहा है उसकी अगुवाई भी वही कर रहे हैं। एक तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड के आदिवासियों को चुनौती दे रहे हैं। भाजपा लगी हुई है कि आदिवासियों के 2 मूल गढ़, एक संथाल परगना और दूसरा कोल्हान के मतदाताओं को कैसे झामुमो से तोड़ा जाए। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि भाजपा के लिए आदिवासी सिर्फ एक वोट बैंक है, उसके लिए हमारे हक और अधिकारों की कोई वैल्यू नहीं है। तो भाजपा आदिवासियों को सिर्फ वोटर समझ करके इन 2 इलाकों में कुछ एक नेताओं को तोड़कर आदिवासी एकता को तोड़ने का सपना देख रही है।
पिछला लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा चुनाव के पहले बीजेपी में चली गई और बुरी तरह से हार गई। यदि गीता कोड़ा निर्दलीय भी लड़ती तो उनका जीतना स्वाभाविक था, लेकिन भाजपा में जाने के कारण बुरी तरह से हार गई। उसी तरह शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन भी भाजपा का दामन थामकर लोकसभा का चुनाव लड़ी और वो भी हार गई। इससे साबित होता है कि मामला नेता का नहीं है, मामला भाजपा से सत्ता को दूर रखने का है, ताकि आदिवासियों के हक और अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके। हम सभी लगातार देख रहे हैं कि कहीं आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ में हंसदेव जंगल को तबाह किया जा रहा है। झारखंड में तो रघुवर दास के समय यहाँ के ज़मीन का कानून CNT एक्ट को ही संशोधन करने का प्रयास हुआ, और उस समय के जो बलिदान है उसे कोई नहीं भूल सकता। और ये सब काम भाजपा सत्ता में रहकर करती है। इन घटनाओं से आदिवासियों को अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होने की प्रेरणा मिल रही है कि संगठित रहेंगे तो संघर्ष भी कर लेंगे। जहाँ तक चंपई सोरेन के मार्फत कोल्हान को भेदने की कोशिश भाजपा कर रही है, उसकी हकीकत यह है कि चंपई सोरेन जी 2000 में अनंतराम टुड्डू जो भाजपा के उम्मीदवार थे से 8,783 वोट से हार गए थे। 2005 इलेक्शन में चंपई सोरेन जी सिर्फ 882 वोट से जीते। 2009 में चंपई सोरेन जी 3,246 वोट से जीते, तो 2014 में सिर्फ 1,115 वोट से जीते। 2019 में हेमंत सोरेन का माहौल था जिसमें वे 15,667 वोट से जीते। इन आंकड़ों से तो लगता नहीं है कि चंपई सोरेन जी बहुत बड़े तीसमार खान हैं, और न ही चंपई सोरेन के नेतृत्व में झामुमो के विधायक अपनी पार्टी तोड़कर चले जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस समय आदिवासी इलाकों में आदिवासियों का कोई नेता नहीं है। सिर्फ भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए सभी विधायक आदिवासियों के मोहरे के रूप में हैं। चंपई सोरेन यदि भाजपा में जाने की गलती करेंगे तो वे सरायकेला विधानसभा जीत पाएंगे, ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आती। यह आदिवासी सेंटिमेंट के आलोक में मैंने ऐसी बात की है। मुझे लगता है कि इस तरह की बातें किसी भी मीडिया या सोशल मीडिया में नहीं की जाती रही है, क्योंकि वहाँ आदिवासियों के प्रतिनिधि तो कभी शामिल नहीं होते उन डिबेटों में। खैर, अब भाजपा अपने ऑपरेशन लोटस को सफल करने के इस प्रयास में कितना गिरती है वह हमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। लेकिन झारखंड के आदिवासी सिर्फ अपने सुरक्षित 28 सीटों पर प्रभाव नहीं रखते हैं, बल्कि 17 सामान्य सीट पर भी आदिवासी समुदाय का प्रभाव है। इस तरह से झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 45 सीटों पर आदिवासी मतदाताओं का प्रभाव है। इसीलिए अक्सर मैं यह कहता हूँ कि आदिवासियों के बिना झारखंड की सरकार नहीं बन सकती। आदिवासी यदि पूरी तरह से गोलबंद हो जाएं, तो आदिवासी भावनाओं के विरोध काम करने वाली पार्टियां अपना अस्तित्व आदिवासी इलाकों में नहीं बचा पाएंगी। भाजपा अभी केंद्र में रफू की हुई चादर की सरकार चला रहे हैं। लोकतंत्र में विपक्ष का होना जरूरी है। इतने दिनों तक हमने भाजपा के शासन में बिना बहस के कई सारे कानूनों को पास होते हुए देखा है, चाहे आदिवासियों के हित का वन अधिनियम हो, या टेलीकॉम बिल हो, या किसानों के लिए लाया गया बिल हो। ऐसे कई सारे कानूनों को बिना बहस के ही भाजपा अपने पूर्ण बहुमत वाली पिछली सरकारों में पास कर दी थी। केंद्र में विपक्ष के मजबूत होने से जनता की आवाज़ को वहां जगह मिलने लगी है। झारखंड में मौजूदा स्थिति में भाजपा कहीं से भी जीतने की स्थिति में नहीं है, यानी झारखंड में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। वैसे में अपने पुराने हथकंडे, जिसमें विपक्षी पार्टी के विधायकों को तोड़ फोड़ करके अपने पार्टी में लाने आदि का काम करने के लिए झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान नहीं करवाई है। भाजपा द्वारा क्रिएट की गई जो परिस्थिति है उसमें आदिवासियों के लिए भी सजग रहने की आवश्यकता है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसीलिए झारखंड के आदिवासी यदि अपने मुद्दों पर डटे रहे तो किसी की भी नेतागिरी नहीं चलेगी, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का। आदिवासियों के हक और अधिकारों की बात पर मतदान होगा, ना कि घुसपैठियों के नैरेटिव पे जो भाजपा बनाना चाहती है, और ना ही डीलिस्टिंग के मुद्दे पर जो भाजपा का एजेंडा है। झारखंड के आदिवासी CNT एक्ट और SPT एक्ट को सुरक्षित रखना चाहती है। झारखंड के आदिवासी सारना कोड लेकर अपनी पहचान और अस्तित्व को देखती है। झारखंड के आदिवासी 1932 के खतियान के आधार पर अपना स्थानीयता को परिभाषित करना चाहती है। झारखंड के आदिवासी अपने को हिंदू नहीं बल्कि आदिवासी समझती है, जबकि भाजपा पार्लियामेंट में लिखित बयान में कहती है कि आदिवासी हिंदू है।
पार्लियामेंट में दिए बयानों से स्पष्ट हो रहा है कि यदि भाजपा की सत्ता झारखंड में आती है तो आदिवासियों का हिंदूकरण बहुत तेजी से किया जाएगा। आने वाले वीडियो में मैं बिरसा मुंडा के हिंदूकरण पर भी आपको जानकारी जरूर साझा करूंगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।